1947 लोकेशन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में एक दिन एक कश्ती नजर आती है। जब उस शिप में जाके चेक किया जाता है तो पुरस्कार वाकयात पेश आए हुए नजर आते हैं। ऐसे वाकयात जो शिपिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। तमाम मौजूद लोग जो उस शिप में थे उनकी डेड बॉडीज नजर आती हैं, बगैर कोई नुकसान उठाए, बगैर माल चोरी हुए और बगैर शिप को डैमेज पहुंचे। ऐसा क्या हुआ उस शिप में, हम बात करेंगे उसके बारे में। नाइनटीन 1947 में वाक़े हुआ ये ओरंग मेडान के नाम से एक शिप नजर आती है। और उसके बाद उस शिप से रिलेटेड क्या क्या वाकयात दुनिया में सामने आए उसके बारे में चंद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। मलेशिया के और इंडोनेशिया के इन दोनों के बीच में एक बहुत छोटा सा टनल गुजरता है पानी का, जो कि कनेक्ट करता है 3 बड़ी पोर्ट्स को, चाइना, इंडिया एंड जापान। शिपिंग इंडस्ट्री का 40% या फिर 50% शिप्स का जो ट्रैफिक है वो उस कनाल से गुजरता है। ये जगह मशहूर तो अपने ट्रेडिंग की वजह से है, फिर पायरेट्स की वजह से है, लेकिन इस केस में किसी और वजह से मशहूर है। कहा जाता है कि एक दिन उसी इलाके के करीब करीब मौजूद जितनी भी कश्तियां थीं उनके वायरलेस सेट पे एक रैंडम मैसेज आता है। जो सबसे पहला मैसेज आता है उसमें यह बताया जाता है उस शिप की तरफ से कि हमारी शिप के तमाम क्रू मेंबर्स मर चुके हैं। थोड़ी सी हलचल मचती है और उसके 10 मिनट के बाद दोबारा एक मैसेज आता है वायरलेस पे कि अब मैं भी मर चुका हूं। ये वो 2 आखिरी मैसेजेस थे जो उस शिप से मौसूल हुए। जब बड़ी कॉरपोरेशन को इंक्लूड किया गया
तो सिग्नल का सुराग निकाला गया कि आखिरकार किधर से आ रहे हैं। तो पता चला कि ओपन सी में मौजूद एक शिप है जहां से ये सिग्नल्स आ रहे हैं। उसके करीब करीब जो भी कश्ती मौजूद थी उसको ऑर्डर्स दिए गए कि जाके रेस्क्यू किया जाए इस शिप को। वो शिप इमरजेंसी के समझ के फौरन ही उसका कैप्टन अपनी शिप उस दूसरी शिप की तरफ रुख करता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो शिप इनको नजर आती है। पहले सिग्नल्स दिए जाते हैं इमरजेंसी के, जो भी प्रोटोकॉल्स होते होंगे। तो पहली अटेम्प्ट फेल हो जाती है। उस शिप से कोई सिग्नल नहीं आता। फिर और मजीद सिग्नल्स दिए जाते हैं, तब भी कोई कम्युनिकेशन नहीं बन पाता। जब ये बात डिसाइड हो जाती है, कंफर्म हो जाती है कि उस शिप में कोई मौजूद नहीं है या फिर कोई बहुत ही अनयूजुअल प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो दूसरी शिप के कैप्टन डिसाइड करते हैं कि अपने मौजूदा जो भी क्रू मेंबर्स हैं उनको उस दूसरी शिप पे भेजा जाता है। और जो वो क्रू मेंबर्स नजराना देखते हैं वो दंग रह जाते हैं। डेक पे मौजूद तमाम क्रू मेंबर्स एक पुरअसरार हालत में पाए जाते हैं। सबकी आंखें ऐसी फटी हुई होती हैं जैसे कोई अनयूजुअल चीज देख ली हो। सबके लिम्स यानी कि हाथ और पैर इस तरह मुड़े हुए होते हैं जैसे वो किसी चीज से लड़ाई करते करते जान गो बैठे हों। थोड़ा सा ही आगे डेक पे कैप्टन की लाश पड़ी होती है और उसकी गर्दन पूरी घूमी हुई होती है। अभी ये मामला चल ही रहे होते हैं कि कैप्टन ऑफ द शिप डिसाइड करता है कि हमें किसी भी हाल में इस शिप को करीबी पोर्ट लेके जाना है। वो टो करते हैं, जैसे अमूमन आपने देखा होगा गाड़ियों को टो किया जाता है, वैसे ही इस शिप को भी टो किया जाता है। जैसे ही टो करके ये सफर शुरू करने वाले होते हैं कि उस शिप में से उसके 4th इंजन रूम में से धुआं उठना शुरू होता है। जल्दी जल्दी रोप काटी जाती है और रोप कटने के चंद सेकंड के बाद ही एक जोरदार धमाका होता है और पूरी की पूरी शिप तबाह बर्बाद होकर पानी में डूब जाती है और डूब के हिस्ट्री का पार्ट बन जाती है। इस शिप का नाम उरांग मेडान है। 2019 में PS4 और इन सब पे एक गेम आया था मैन ऑफ मेडान के नाम से। बहुत सारे गेम खेलने वाले लोग अगर इस गेम से आशना हैं तो ये गेम की जो असली कहानी है वो इस शिप से जुड़ी हुई है। टिल डेट किसी को नहीं मालूम कि ऐसा क्या हुआ था उस शिप में।
कि नॉर्मल क्रू मेंबर्स ऐसी हालत में पाए गए। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the late night horror show. वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी और मेरा और आपका साथ तकरीबन 2 घंटे तक का है। हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों से पहले मैं तमाम सुनने वालों को रमजान मुबारक कहता हूं और आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस प्रॉब्लम में पूरी दुनिया है, जिसमें मुसलमान भी, यहूदी भी, क्रिश्चियंस भी, हिंदू भी, पाकिस्तानी भी, सब शामिल हैं, सबके लिए दुआ कीजिए। ये वायरस ये नहीं देख रहा कि कोई मुसलमान है या हिंदू है या क्रिश्चियन है या कौन है, तो दुआ सबके लिए कीजिए और मग़फ़िरत की दुआ भी कीजिए। खैर, हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं जो मैं जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज में जाएं, उधर लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज अभी जाके लाइक कीजिए, www.facebook.com/मिनहाज अली अस्करी। वो इसलिए क्योंकि वहां पे आप हमारा रेडियो लाइव सुन सकते हैं। आई थिंक अभी भी चंद लोग जो हैं वो हमें शिकायत कर रहे हैं कि लाहौर में शायद हमारा शो नहीं आ रहा या फिर ऐप पे हमारा शो नहीं आ रहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कितने लोग ऐप पे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो प्लीज मेरी टेक्निकल डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। आधे लोग कहते हैं कि मेरा शो ही नहीं आता, मैं शो ही नहीं करता, हालांकि मैं यहाँ पे 2 घंटे शो करके चला जाता हूँ। खैर, इसके अलावा अगर आप लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, www.youtube.com/मिनहाज अली अस्करी, दैट्स आवर ऑफिशियल YouTube चैनल। वहां पे आपको तमाम हमारे लेट नाइट हॉरर शो के एपिसोड्स भी मिलेंगे, आने वाले नए एपिसोड्स भी मिलेंगे और चंद नई चीजें हम करने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको जल्द अज जल्द मालूमात हासिल होगी।
खैर जनाब, जो कि मैंने अभी शो की शुरुआत में एक आपको वाकया बताया, 1947 में जो वाकया पेश आया, इंडियन ओशन में एक कश्ती मिली। अब मसला यह है कि इसके 3-4 पर्सपेक्टिव सामने आए हैं। एक जो कि बहुत ऑब्वियस है कि कोई ऐसी मखलूक, पानी की मखलूक, या फिर कोई ऐसी क्रीचर जिसका आमना सामना हुआ और कश्ती में जो मौजूद जितने भी लोग थे वो उसका शिकार हो गए। लेकिन ये बात जो है बड़ी कॉमन है कि अगर कोई क्रीचर ने अटैक किया उस शिप पे, तो वो शिप तो बिल्कुल सही थी, उसमें मौजूद सामान भी बिल्कुल सही था, सिर्फ और सिर्फ क्रू मेंबर्स मरे। तो ये थोड़ी बहुत जो थ्योरी है वो वीक पड़ जाती है। फिर एक और थ्योरी आती है सामने। कहा जाता है कि जब इस शिप के बारे में मजीद मालूमात की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पता ये चला कि ये शिप रजिस्टर्ड शिप नहीं है, कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। इस शिप के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था कि ये कौन सी शिप है, कौन से पोर्ट से चली है, कौन से मुल्क की है, कहां जा रही है, इसमें क्या है। तो अंदाजा ये लगाया गया कि उस जमाने में वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, अपने आखिरी मरहलों में थी, बीच में ही थी। तो इस शिप के अंदर कुछ ऐसे बायो केमिकल्स स्मगल हो रहे थे जिसकी वजह से शायद उन क्रू मेंबर्स की अमवात हुई। जब इस शिप को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो अजीब चीज पाई गई थी। जो शिप से पहले बाहर का टेम्परेचर था और शिप के अंदर का टेम्परेचर, इट वाज डिफरेंट। 4 डिग्रीज कम था। अगर बाहर 32 डिग्री हो रहा था तो शिप में आते ही वही मौसम 28 डिग्री पे आ चुका था और हल्की सी खून की फील हो रही थी उस शिप में मौजूद लोगों को। सेकेंडली, जिस रेट पे इंसान की डेड बॉडी सड़ना शुरू करती है, डिकम्पोज होना शुरू करती है, उस रेट से भी कई गुना जल्दी उस शिप में उन क्रू मेंबर्स की डेड बॉडी डिकम्पोज हो रही थी। कुछ ऐसी चीजें इस दुनिया में हुई हैं जिनको छुपा दिया जाता है, या फिर उसको इतनी इंफॉर्मेशन में घुमा दिया जाता है कि जो असल कहानी होती है वो गायब हो जाती है। खैर, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, उस जमाने में अमेरिकन्स एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फॉर दैट मैटर अमेरिकन भी कर रहे थे, जर्मनी भी कर रहा था, रशियंस भी कर रहे थे, और सबका जो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था वो बायोकेमिकल से रिलेटेड था। तो कहा जाता है कि ये वाकया जो है वो एक बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ। टिल डेट किसी को भी कोई सच्चाई नहीं मालूम। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि शुरू में वो जो 2 सिग्नल्स मिले थे जिसके जरिए इस शिप का अंदाजा लगाया जा सका, उन 2 सिग्नल्स पे वो कौन शख्स था जिसने वायरलेस पे ये बात पहुंचाई कि सारे क्रू मेंबर्स मर चुके हैं और अब मैं भी मर चुका हूं। खैर जनाब, अब चलते हैं अपने मैसेज बोर्ड की तरफ, फेसबुक की तरफ जरा रुझान डालते हैं। आज देखते हैं कौन कौन लोग हमें मैसेजेस करें।
अमर हसन आपका मैसेज आया है, उमर फारूक बहुत शुक्रिया, जाहिद खान, मलिक सईद एंड फरा मुनव्वर, थैंक यू सो मच। हसन अली आपको भी मैसेज आया है, थैंक यू सो मच। सैयद मोहम्मद तला, भाई लाहौर में शो नहीं आया है, प्लीज चेक। आई थिंक लाहौर वालों को जो है ना, मुझे लाहौर जाके उनको जगाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि सुनिए शो लगा दें प्लीज। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम, आई सीरियसली डोंट नो। मैं आप बोल के 1 सेकंड दीजिए, ये मामला में हम करते हैं अभी। बस जनाब, अब इंशाल्लाह ताला 2-4 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा और लाहौर में भी हमारा शो जो है वो ऑन एयर हो ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। खैर, आप लोग हमें अपनी वाकयात जो आपके साथ पेश आए हैं वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। आज मेरा बहुत एक इम्पोर्टेंट न्यूज है सुनाने के लिए। आप मुझे नोट कर रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूं तो मेरा सांस बहुत फूल रहा है। तो काफी लास्ट फ्राइडे जब मैं शो करके गया तो मंडे वाले दिन मुझे बहुत सांस का प्रॉब्लम शुरू हो गया। जिंदगी में पहली दफा सांस नहीं आ रही, खांसी शुरू हो गई, गला खराब हो गया और जिस्म में दर्द होना भी शुरू हो गया। ये वो सारे सिम्टम्स थे जो ये वायरस चल रहा है उसके थे। मुझे थोड़ी परेशानी हुई और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को आइसोलेशन में ले जाऊं। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई सिवाय मेरी वालदा के, मेरे भाई के और मेरी ऑब्वियसली इमीडिएट फैमिली के अलावा किसी को नहीं मालूम था। ना ही मैंने अच्छा समझा कि फेसबुक पे भी मैं पेज पे बताऊं लोगों को, अजीब चौधापना लगेगा। खैर, मैं 3-4 दिन के लिए आइसोलेशन में रहा हूं। कल रात को 4 बजे, सुबह के 4 बजे मेरे पास मेरा कोरोना का टेस्ट आया है, जिसमें अल्लाह का शुक्र है वो नेगेटिव आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पॉजिटिव भी आ जाता तो मुझे इतना खौफ नहीं था। खौफ मुझे बस इतना था कि मेरे साथ मेरा बेटा रहता है जो 4 साल का है, कहीं अल्लाह ना करे उसको मेरी वजह से ना कुछ हो जाए। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब मुझे सुख का सांस आ गया और मैं 4-5 दिन से किसी से भी नहीं मिला। एक कमरे के अंदर कैद था और मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना अजाब जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। तो उन लोगों को सलाम है जो लोग क्वारंटीन में हैं, जो लोग आइसोलेशन में हैं। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि बहुत मुश्किल काम है। मेरे पास तो फिर भी लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, ये सब चीजें, इंटरनेट था। पता नहीं जो लोग क्वारंटीन में मौजूद हैं उनके पास इंटरनेट एक्सेस है कि नहीं है। मुश्किल काम है, लेकिन अपने लोगों की खातिर आपको ये छोटा सा स्टेप उठाना पड़ेगा। थोड़ी सी तकलीफ है, उठानी पड़ेगी। वेल, बस ये छोटा सा एक आपसे दिल में बात थी जो शेयर करनी थी। खैर, अगर आप लोग हमें अपनी वाकयात ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूं, 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676 वो नंबर है जहां पे आप लोग हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं।
चलें जनाब, जो तमाम लोग हमारा प्रोग्राम फेसबुक पे सुन रहे हैं, आप लोगों से माजरत कि हम सिर्फ इतना ही शो फेसबुक तक डाल सके। अब जितना भी प्रोग्राम आपने बाकी प्रोग्राम अगर सुनना है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। www.youtube.com/minhaj-ali asghar हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड होपफुली अभी थोड़े ही मिनट के अंदर हमारा जो है वो लाहौर स्टेशन से भी शो उठ जाएगा और फिर ऑनलाइन ऐप पे भी आ जाएगा, तो आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। लेकिन अब हम फेसबुक लाइव से अपना शो खत्म कर रहे हैं और रेगुलर ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। चले जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ईमेल की तरफ। ये सारे वाकयात तब शुरू हुए जब हम एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में छोटे फ्लैट से जरा बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गए, जो कि 5वीं मंजिल पे था तो बहुत वो रौनकदार हवादार अपार्टमेंट, लेकिन कुछ था उसमें। कुछ हफ्तों बाद जिन साहिबा से हमने वो अपार्टमेंट लिया था, जो कि उसी फ्लोर के आगे वाले अपार्टमेंट में रह रही थी, अब हमारे घर की बेल बजा के हमारे घर में दाखिल होती हैं और पूछने लगी कि क्या आप लोगों ने इस घर में मेरे मरहूम शौहर चलते फिरते कभी नजर आए। जिसमें मेरी वालदा, जो काफी खुश मिजाज थी, बोली कि अब वो यहां क्यों नजर आएंगे, वो वहीं जाएंगे जहां आप होंगे। इस पे वो आंटी बोली कि मैं तो ये फ्लैट बिल्कुल नहीं छोड़ती, मगर मुझे अपने मियां, जिनका कुछ साल पहले इंतकाल हुआ, रात को इस घर में चलते फिरते नजर आते हैं। जब इसी वजह से ये फ्लैट मैं डर के बेच दिया। खैर, बात आई गई हो गई। कुछ अरसे बाद हम लोगों को भी गड़बड़ लगना शुरू हुई, यानी चीजें अपनी जगह से गायब हुई, फिर वहीं से मिलती जब हम लोग ढूंढना छोड़ देते। मेरी जब सब से छोटी बहन पैदा हुई, उसकी और मेरी उम्र में 14 साल का फर्क था। तब मेरी वालदा को कभी ऐसा लगता कि जिस कमरे में वो सोती हैं, उसमें कोई रात को उसके झूले के पास आता है और झुक के देखता है। मेरे नाना और नानी हमारे साथ ही रहते थे और हमारे नाना के पास इल्म जाफर के माहिर थे और अपने हाथ से कुरान की लौ को नंबर्स में लिखा करते थे और वो इल्म भी जानते थे जिससे सबका फायदा हो। अम्मी ये समझती थी कि वही रात को दुआ पढ़ने आते हैं, मगर जब उनसे पूछा गया तो कहने लगे मेरा कमरा दूसरी तरफ है और रात को अगर वो आते तो उनकी छड़ी की आवाज भी आती, क्योंकि वो बगैर छड़ी के चल नहीं सकते थे। खैर, अपने रूहानी इल्म से उन्होंने पढ़ा कर कुछ न कुछ सही कर ही दिया, मगर जब वो घर से जाते यानी हफ्ते 15 दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ, तो फिर चीजें गायब होना शुरू हो जाती। यहां तक कि एक दिन मैंने गुस्से में आके अपनी पूरी दराज उलटकर खाली कर दी, क्योंकि एक कैंची नहीं मिल रही थी जिसकी अशद जरूरत थी। चीजें उस वक्त हाथ से बाहर हुई जब नाना ने एक लड़की का जिन उतारा, वो भी घर पे बैठे बैठे। यानी एक और बुजुर्ग जो हमारे फ्लैट्स में ही रहते थे और रूहानी इल्म जानते थे,
जिन निकालने की कोशिश की। एक 12-13 साल की लड़की जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी और एक दिन किसी शादी से वापसी पे क्योंकि बाल खोल के निकली थी, वापस आकर 19वीं सदी की अंग्रेजी बोलना शुरू हो गई। मौलाना साहब ने बहुत कोशिश की कि इस ईसाई जिन को निकाल दें, मगर वो अस्पताल तक पहुंच गए, मगर जिन ना निकला। मालूम हुआ कि जैसे हम इंसानों में मजहब होता है, वैसे ही इनमें भी मुसलमान, यहूदी, ईसाई और हिंदू जिन होते हैं। नाना के पास इस लड़की की अम्मा रोती हुई हमारे यहाँ पहुंची, क्योंकि उनकी फैमिली को हम लोग जानते थे। इसलिए नाना ने कुछ जाफरान से तावीज लिख के पहनने और पीने के लिए थोड़ा पानी दिया। थोड़े अरसे के बाद इलाज से वो सही हो गई, मगर अचानक हमारे नाना तख्त पे बैठे हुए अंदाजा नहीं कर सके और गिर गए। उनकी हड्डी टूट गई। जिस कमरे में उनको शिफ्ट किया गया वो अम्मी के कमरे के बराबर वाला कमरा था। अम्मी के कमरे के साथ जो बाथरूम था, उसको अगर कोई इस्तेमाल करता तो वो अंदर से खुद ब खुद लॉक हो जाता। हम लोग उसको सिर्फ वॉशिंग मशीन चलाने के लिए यूज करते थे। इसमें कोई नहाता नहीं था, ना ही उसको कोई इस्तेमाल करता था। एक मेहमान उसको इस्तेमाल कर गए, अंदर से फिर चटखनी लग गई। उसके बाद हमारे वालिद ने उस बाथरूम को ऊपर से सील करके बंद कर दिया और कहा कि बस यहां अब कोई काम नहीं होगा। मतलब जो कोई भी है इस बाथरूम के इस्तेमाल से उसको मसला है। आहिस्ता आहिस्ता नाना की तबीयत बिगड़ती गई और कुछ सालों में उनका इंतकाल भी हो गया। इस बीच में मेरी नानी की भी तबीयत खराब हुई और वो भी बिस्तर मर्ग पे आ गई। मेरे नाना और नानी दोनों ही नमाज कुरान के पाबंद थे। मैं क्योंकि अपनी नानी और नाना के साथ बहुत रहती थी, इसीलिए उनसे मेरी उनसियत ज्यादा थी। जिस उम्र में लड़कियां नॉवेल पढ़ती हैं, उस जमाने में मैं इस्लामिक हिस्ट्री की किताबें जो मेरे नाना का कुल सरमाया थी पढ़ के बराबर कर देती थी। नमाज और अमाल भी मैं अपनी नानी और नाना के साथ बाकायदगी के साथ करती थी। नाना के इंतकाल के फौरन बाद मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मेरे मियाँ जब मुल्क से बाहर होते तो मैं अपनी वालदा के घर आके रहती। इस बीच हमारे घर में जो कुछ भी था या हमारे नाना ने काबू कर लिया था, वो अब आजाद हो चुका था। कुछ महीनों बाद नानी का भी इंतकाल हो गया। अब शुरू हुआ इस घर में खेल। मैं जब भी घर में अकेली होती तो नमाज के लिए हम लोग बीच का एरिया इस्तेमाल करते, यानी लाउंज रूम। कमरों से बहुत कम, बस फजर की नमाज ही पढ़ती। अगर कभी अकेली होती तो यूं लगता जैसे पीछे हलचल मची हुई है, आवाजें आना शुरू हो जाती सिर्फ नमाज पढ़ते हुए। तो मैंने पीछे टीवी खोल के आवाज तेज करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी, ताकि जो कोई भी है और जो कोई भी शोर कर रहा है या चीजें खटपट कर रहा है, समझ जाए मैं उन्हें भगाऊंगी नहीं, ना मैं उनसे डरूंगी। मेरी फितरत में शुरू से ही जिद पना है और इस तरह की सूरत हाल में ज्यादा बढ़ गई है। चीजें अब भी गायब होती हैं तो मैं जोर से कहती कि अगर अभी मुझे वापस अपनी जगह पे ये चीज नहीं मिली तो मैं अपने नाना से शिकायत करती हूँ, और वो चीज वापस उसी जगह से मिलती थी जहां से गायब होती थी। फिर मेरी बेटी जब पैदा हुई तो वही वालदा का कमरा जिसमें बाथरूम था और मेरी बहन के झूले के पास मेरी अम्मी ने एक हिवला देखा। मुझे भी कोई हिवला अंधेरे में नजर आने लगा। ऐसा कई बार हुआ। इस कमरे में बच्ची को भी अकेला नहीं छोड़ती थी। एक बार दिन के 2-2:30 बजे मुझे नींद आ रही थी। मैं उस कमरे में अकेले लेट गई, क्योंकि बाहर टीवी लाउंज में बाकी सब बहन भाई थे, कुछ देख रहे थे। मैंने इस ख्याल से
कि सुकून से आधे घंटे की नींद लूंगी। कमरा लॉक किया और सोती जागती कंडीशन में थी कि ऐसा लगा मेरे पैर सुन्न हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता सर तक मैं सुन्न हो गई। अब मैं आंख खोलना चाहूं तो आंख नहीं खुले, मुंह से कुछ बोलना चाहूं तो वो भी ना हो, क्योंकि कमरे की खिड़कियां खुली हुई थीं। तो ऐसा लग रहा था रोशनी के आगे से कोई साया बार बार गुजर रहा है। जैसे दिन की रोशनी में आंखें बंद करें और अगर हाथ भी गुजारें तो लगेगा कि कुछ सामने से गुजरा है। ऐसी ही तेजी से मैं आंख बंद करके सामने से साया हरकत करती देख रही थी। फिर वो साया रुक गया और मेरे पैरों की तरफ से लकड़ी का भारी बिस्तर जोर जोर से हिलने लगा। अब ना मेरी जबान चल पा रही थी, ना आंखें खुल पा रही थीं। मैं दिल में या अली कहकर, और वो कैफियत सेकंड में खत्म हो गई। गुस्से से झटकती हुई उठी और अपने बहन भाइयों पे चीखी कि इस कमरे में मुझे ये सोने नहीं दे रहा, तुम लोग ही टीवी की आवाज बंद कर दो ताकि मैं सो जाऊं। मगर किसी ने ना सुनी। मैंने फिर गुस्से से दरवाजा बंद किया कि अब तो मैं इस कमरे में ही सोऊंगी, देखती हूं ये जिन क्या करता है। यानी यकीन माने वही कंडीशन मेरी दोबारा हुई। यानी पैर से सर तक सुन और आंखें फिर नहीं खुल पा रही थीं। इस बार जबरदस्त तरीके से बिस्तर पैर के पास से जोर जोर से उस मखलूक ने चटका। मैंने फिर दिल में नादे अली पड़ी। वो मखलूक मेरे ऊपर से हट गई जैसे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, और कुछ सेकंड बाद खत्म। इस बार बाहर मेरे बहन भाई दरवाजा खटखटा रहे थे कि उनको भी बिस्तर के चटकने की आवाज आ रही थी। पहले वो मजाक समझ रहे थे। मैंने उठ के दरवाजा खोला और अंदर की पूरी सूरत हाल बताई। फिर मैंने कहा कि अब ये कुछ नहीं करेंगे, तुम लोग जाओ, और मैं फिर दरवाजा बंद करके सो गई। उसके बाद इन मखलूकात ने मुझे तंग नहीं किया, बस चीजें छुपा देते थे और मेरे बहन भाइयों को तंग करते थे। इसका अहवाल अगली किसी ईमेल में बताऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये फातिमा थी जिन्होंने अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ हुए वाकयात हमसे शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा आपका, थैंक यू सो मच। खैर जनाब, तकरीबन 1 बज चुका है और हमारी टेलीफोन लाइंस अब खुल चुकी हैं 02134326675 या फिर 02134326676। वो नंबर है जहां पे आप लोग हमें कॉल करके अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं।
चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं who's on the line. हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं मोहम्मद अब्बास बात कर रहा हूँ बैरिया टाउन कराची से। बहरिया टाउन कराची से। जी आप क्या करते हैं बहरिया टाउन में? रहते हैं या जॉब करते हैं? नहीं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी थोड़े अरसे पहले मुझे पता चला था कि बहरिया टाउन में भी कुछ ऐसे वाकयात पेश आते हैं, क्या ये दुरुस्त है? बैरिया टाउन में चलो फिर अगला जो आपका प्रोग्राम होगा ना उसमें फिर मैं आपको बता दूंगा किसी से पूछ के। अच्छा किसी से पूछ के, मैं समझा आप ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई बहुत ज्यादा वाकया है, अगले प्रोग्राम में बताऊं। खैर हाँ तो किसी से पूछ के, मुझे कुछ खुद अभी तक पता नहीं है ना। अच्छा आपको बहुत पुराना ज्यादा टाइम नहीं हुआ बहरिया टाउन में काम करते हुए? अरसा तो 1-2 महीने हुए। अच्छा तो ये बताइए कि आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आया है? नहीं मेरे साथ जाती तौर पे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारे इलाके में जब वो फौजी होती है तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन पर जिन आ जाते हैं और वो अपने बाल निकालते और वो चीखते। हमारे सैकड़ों बार समझो कि हमारे गांव में बहुत से लेडीज है जिन पे जिन आते हैं। सिर्फ औरतों पे ही आते हैं, मर्दों पे नहीं आते? नहीं मर्दों पे भी आता है। एक हमारा रिश्तेदार है, करीबी साथी है, वो जब वो गाड़ी चलाता है ना ट्रक, तो उसको कई बार झटके हुए। वहाँ भी उसको कोई अपने जॉब पे भी नहीं रखता है कि ऐसा ना हो कि ये हमारा गाड़ी कहाँ पे क्या कहते हैं, सुने हो सकता है कि टक्कर मारे की। अच्छा नहीं तो वो कैसा क्या होता है उनके साथ बताइए। उनके साथ ये होता है कि वो एक दिन अपने घर में आया, उसने शादी किया था नया। तो रात को उससे ये आ गया था तो उसने अपने घर वाले को बहुत मारा, इतना मारा कि वो उसका दरवाजा भी अंदर से बंद था और उसे पता नहीं चल रहा था कि भाई मैं किसे मार रहा हूँ। तो ये अच्छा तो ये जिन्नात से कैसे ये हो सकता है? कोई दिमागी मसला हो उस शख्स का? हाँ ऐसा भी तो हो सकता है ना? मुझे तो लग रहा है अगर किसी मौलवी के पास जाए या किसी मौलवियों के पास जाए तो उन्हें कहते हैं कि भाई इनके साथ जिन्नात है। अच्छा तो डॉक्टर के पास लेके गए थे? और डॉक्टर का पता नहीं है कि डॉक्टर के पास लेकर गए होंगे कि नहीं। हाँ तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाए। हाँ तो वो हमारे उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि वो बचपन में मैं उनका कहीं पे छेड़छाड़ हो है उनके साथ। अच्छा और ये कौन से गांव की बात है? हेलो कौन से गांव की बात है? ये मैं फाटक और साउथ वजीरिस्तान की बात कर रहा हूँ। वजीरिस्तान की बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बड़ी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान जो है ना बड़ा डायनेमिक है, जहां आपको पीएचडीज मिलेंगे, वहां आपको सीधे सिंपल सादे लोग भी मिलेंगे जिनके पास कोई डिग्री नहीं होगी लेकिन एक्सपीरियंसेस होंगे। जो हमारे पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं या गांव देहात में लोग रहते हैं, उनके पास अभी भी हालांकि इंटरनेट मौजूद है, सबके पास मोबाइल है, सही है, सबको पता है कि फेसबुक कैसे चलता है, एटलीस्ट सबके पास मोबाइल है, तो सबके पास इंफॉर्मेशन हासिल करने का जरिया है। लेकिन अभी भी हमारे यहां अगर कोई गांव देहात में, फॉर दैट मैटर शहर में भी, कोई अपनी बीवी को मारता है तो बजाय उसके कि उसको बोले कि तुम्हारा दिमाग खराब है या कोई प्रॉब्लम है दिमागी या कोई रिहैब की जरूरत है, वो सबसे आसान तरीका होता है कि उसको बोल दें कि भाई ये जिन्नात इस पे ऊपर आ जाते हैं, फिर ये अपनी बीवी को मारता है। मुझे ये बताया जाए कि जो मियाँ अपने बीवी को मारते हैं या जिन पे कहा जाता है कि इन पे जिन आ गया, जिनने अपनी बीवी को मारा, तो वही जिन माँ पे क्यों नहीं हाथ उठाता या बहन पे क्यों नहीं हाथ उठाता या उनके बाप पे क्यों नहीं हाथ उठाता? तो सिर्फ बीवी पिटेगी जिन से। सोचने वाली बात है। खैर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। लेट्स सी के
नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? एज यूजुअल इस वाली लाइन से मैं कॉल ही नहीं उठाऊंगा, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मिनहाज अस्करी जो रेडियो प्रोग्राम आता है। जी जी बात कर रहा हूँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? मैं जावेद बात कर रहा हूँ अल्लाह वाला टाउन से। जी जावेद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? जी हाँ जी हाँ, बताइए। ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। लाइन एरिया का वाकया है। बताइए। सन 91-92 का है। सही। तो मैं अपने बहनोई के साथ वो खुदादाद कॉलोनी आखिरी गली लगती थी, उससे पहले जो लाइन एरिया की गली है सही, वहाँ हमें ब्रोकर ले गया था मकान दिखाने। सही। तो हुआ ये कि जो है वो ये बता रहा था कि इसकी 2 पर्चियां मिलेंगी और ये मकान मिलेगा 60,000 रुपए का। है इतना पुराना, इतना महंगा? जी हाँ, उस वक्त वहाँ तो अभी भी 60,000 का ना मिले। खैर सन 91-92 की बात है। उस वक्त इतना ही था क्योंकि वो उसको कटिंग करके ना 45 गज बनाना था उनको। तो 45 गज का एक प्लाट वहां मिलता और एक कोरंगी में 2 पर्चियां मिलती। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जब हम वहां पहुंचे ना उस मकान के अंदर, तो वहां एक बड़े साहब आ गए अचानक। हेलो, बोलिए। जी, वहाँ एक बड़े साहब आ गए अचानक। बोलते ताजिर से जनाब कोई 65-70 साल की उनकी उम्र, पान खा रहे, कपड़ों पे धब्बे पड़े हुए और जनाब उनके हाथ में शॉपिंग बैग, उसमें दूध की थैली थी, जनाब फल फ्रूट की थैली थी, गोश्त की थैली थी। तो वो कहने लगे मेरा नाम अब्दुल्ला है, मुझे यहाँ का बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा जवान जवान सब जानते हैं मुझे, और मेरे पास जो है ना मकान बिकने के लिए आते हैं। अब हमने जो ब्रोकर की तरफ देखो बिल्कुल सुन हुआ बैठा हुआ मैले से फर्श पे। तो हमें हैरत में बातों में लगे रहे, हमने भी सीधा साधा होगा ब्रोकर। बहरहाल कोई आधे घंटे मेरी और मेरे बहनोई की उस मकान में उससे बातचीत रही। फिर जब फिर हमने ब्रोकर से कहा भाई चलते, तो वो एकदम अचानक उसने हमारी तरफ देखा और हमारे साथ साथ नीचे उतरा और वो अपना घर, यानी हमने उससे कहा कल आपसे मुलाकात कर लेंगे। सही। तो अब हम मजीद आधे घंटे तक जो है ना ये जो बड़े साहब थे अब्दुल्ला नाम के, हम उनके साथ चले गली से। तो करने लगी ये घर है मेरा, मैं इसमें सामान रख के आता हूँ। तो वो उस घर में दाखिल हो गए और 1-2 मिनट में वो वापस आ गए। और हमने जब गर्मियों के दिन थे, उनके घर के बराबर वाले जो मकान था उसके आगे 4 लोग बैठे हुए ना, कमीजें उतार के बनियान पहने हुए, गर्मी की वजह से वो तो बैठे हुए सुस्ता रहे थे। तो बड़े साहब सबसे आगे थे, उन्होंने हाथ मिलाया चारों से, फिर मैंने, मेरे बहनोई ने हाथ मिलाया। फिर जनाब वो हम वहां से आगे बढ़े तो एक छोटा सा बाजार सा आ गया। तो वहाँ ये हुआ कि कहने लगे वो जो दूर काफी दूर थी वो दुकान ताजा वरनाथ की, कहने लगे ये शख्स मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे, यार बड़े साहब का ना दिमाग से किया गया, तो यही बात किए जा रहे। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम इंशाल्लाह कल आएंगे। अब हम कल दूसरे दिन पहुंचे तो हम सीधे घर डायरेक्ट, वहां से एक खातून आई। तो मैं एक सांस में सब कुछ कह दिया। तो सुन के कहने लगी नहीं भाई यहाँ तो कोई अब्दुल्ला नाम के नहीं रहते। मैंने कहा भाई वो पान खाते हैं, वो सौदा खरीद के किसी मकान में गए और ये जो 4 आदमी बैठे उसके पास से उसी टाइम हम पहुंचे दूसरे दिन। सही। 4 आदमी बैठे हुए, उनसे हमने हाथ मिलाया, मुसाफर किया। सबसे पहले तो उन्होंने किया। खैर बहरहाल जब उन्होंने किया, नहीं भाई यकीन मानिए यहाँ अब्दुल्ला नाम के कोई नहीं रहते। हमने की अच्छी बात दीजिए, गलती हो गई। तो हमने आपस में कहा कि भाई हम इनसे पूछते। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हैरत से हमारी तरफ देखा
कहने लगे हाँ हमें याद है आप दोनों आए थे, लेकिन तीसरे बड़े साहब कौन थे, हमने उनको नहीं देखा। मैंने कहा जनाब आपने उनसे मुसाफा किया। तो इस तरह का जो है ना ये वाकया हमारे साथ पेश आया था, जिसका मैं और मेरे बहनोई जो हैं वो गवाह हैं। और आपको आपकी बाकायदा उनके साथ बातचीत हुई है? जी हाँ, आधे घंटे तो उसी मकान में हुई और आधे घंटे रास्ता भर चलते चलते जनाब वहाँ हुई। और फिर जो वो ब्रोकर था उससे आपकी मुलाकात नहीं हुई दोबारा? हाँ, वो हमारे बहनोई जो है ना थोड़े सी जल्दबाज है, कहने लगे नहीं क्या जरूरत है ब्रोकर के पास जाने की। अच्छा हम रहते थे दिल्ली कॉलोनी में। सही। तो हुआ ये कि वो बस वो जो मिस्टेक हुई ना, जो हम समझ में आया हमारे बहनोई को और मुझे जो नहीं भाई वो तो कोई ऊपरी मखलूक थी और मजाक कर गई। तो अच्छा लेना था बहनोई को, तो बहनोई के जो है इरादे बदलते रहते थे। तो गर्ज ये है कि वो दोबारा नहीं गए ना मुझे लेकर गए। ऐसा वाकया हुआ था हमारे साथ। चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। चलिए जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब मौजम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप बताइए मनाज भाई। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बिल्कुल अब तो सांस में सांस आ गई मेरी, अल्लाह का शुक्र है। खैर ये बताइए कि क्या आपके साथ भी कोई वाकया पेश आया है? मनाज भाई मैंने लास्ट आपसे कॉल पे बात की थी। एक आपने मुझे बताया था कि चंडीगढ़ रोड पे एक बैंक का हेड ऑफिस है। ओह यस, बैंकर, आप बैंकर बॉय हैं? जी बिल्कुल, बताइए। असल में उसी बैंक से रिलेटेड 2-3 इंसिडेंट्स थे जो कि मैं सोचा कि आपका शेयर करूं। एक्चुअली इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा है कि बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 4th की इमारत है वो। सही। और मेजॉरिटी बैंक जो उधर बने हुए हैं चंडीगढ़ रोड पे, उसमें नीचे उनकी मेन ब्रांचेज हैं, उसके बाद ऊपर उनके यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। सही। बेसमेंट जो होता है वो नॉर्मली वो लॉकर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कोई छोटा मोटा कैश सेल बना दिया वहाँ पे। तो उस बैंक के अंदर जब मुझे जॉब मिली थी तो मैंने मतलब उस वक्त मुझे आई वाज सपोज्ड टू बी अ वेरी लेमैन पर्सन। तो फाइनेंस के कुछ लोग आते थे, मैं तो उन्होंने बताया कि यार हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ वगैरह होता है और हमने सुना है कि आप लोगों के पास बेसमेंट जो है उसमें भी कुछ इस किस्म के वाकयात वगैरह होते हैं। तो मैंने बोला यार आई एम नॉट श्योर कि हो सकता है, माइट भी होता हूँ, मैं तो नया आया हूँ उधर फिलहाल अभी। तो ग्रेजुअली फिर हुआ इस तरीके से कि उधर मुझे फिलहाल ब्रांच मैनेजर ऑपरेशन जो है मैं 3-4 साल के बाद बन गया। तो मेरे पास उस ग्राउंड और बेसमेंट की कस्टडी आ गई। सही। नॉर्मली होता ये कि उसके बेसमेंट में एक कैश सेल बना हुआ है उस बिल्डिंग के बेसमेंट में, और उस कैश सेल में जैसे बुक सेफ होते हैं जो पूरी ब्रांच में जो काम होता है बिजनेस एज यूजुअल होता है, जो वाउचर्स होते हैं वहाँ पे वो सेफ कीपिंग होती है। वहाँ एक वॉल्ट है जहाँ पे कैश की सेफ कीपिंग होती है। तो एक मतलब हम लोग की कोई क्लोजिंग वगैरह थी, 30 जून थी, तो कुछ हमारे पास काम ज्यादा होता है। तो नॉर्मली मैंने करता ये था कि जो स्टाफ का काम नहीं होता था मैं उसको भिजवा दिया करता था, और 3-4 स्टाफ और मैं होता था। तो एक दिन हुआ इस तरीके से, 30 जून की रात थी और हम लोग काफी लेट हो गए थे। मैं और मेरे पास से 2 स्टाफ रह गए थे।
तो मैं बेसमेंट में गया, वहाँ पे हमारे पास बुक सेफ हमने वो क्लोज करना होता। तो एक्चुअली हर लॉक डुअल कस्टडी में लॉक होता है। तो वो उसने बोला कि सर मैं जरा ऊपर से आता हूँ, कुछ चीजें रह गई हैं मुझे रखनी है अंदर। मैंने ठीक है आप आ जाएं, मैं नीचे आपका वेट कर रहा हूँ। वो ऊपर चले गए। तो मैं ऐसी रैंडमली थोड़ा सा चेक कर रहा था कि यार सब चीजें प्रॉपर्ली क्लोज है नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे जो होता है वो बैंक क्लोज होता है 5 जुलाई को। तो और टाइम तो तकरीबन हो रहा होगा 10 बजे का टाइम होगा रात के। तो इवेंचुअली हुआ इस तरीके से पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। अच्छा, नॉर्मली जब बैंक की लाइट जाती है तो फौरन हार्डली 2 या 3 मिनट के अंदर जो होता है वो जनरेटर स्टैंड बाय पे आ जाता है। लेकिन उस रात हुआ इस तरीके से कि कम से कम भी कोई 10 मिनट हो गए कि जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ। सही। और उसके बाद पूरे क्योंकि बेसमेंट में था तो पूरा अंधेरा हो चुका था। अब एकदम से होता है तजस्सुस होता है कि यार हमें अंदाजा है कि शायद जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और ये हॉन्टेड भी है जगह, भी चुका हूँ इसके बारे में। तो फिर जस्ट मैंने अपनी कंसंट्रेशन डाइवर्ट करने के लिए तो मैंने ऐसे अपने मोबाइल की मैसेज वगैरह चेक करना शुरू कर दिए, लाइट उसकी टॉर्च लाइट खोल दी। तो बहरहाल वो जो मेरा अपना जो स्टाफ था वो भी नीचे भी आया और जनरेटर भी नहीं स्टार्ट हुआ। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि कोई बंदा भागता हुआ आया और मेरे पास आके रुक गया। बेसमेंट में इतना गुप अंधेरा था कि मतलब वो जो मोबाइल की रोशनी जो की पैड की लाइट होती है मेरे से फेस पे पड़ी थी और मुझे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था कि सामने है क्या। तो अगर जैसे आप करेंगे और आपके पास भागता हुआ कोई बंदा और एकदम से रुक जाता है तो बाकायदा आपको फील होती है कि जैसे एक हवा आई है आपके पास, हवा गुजरी है। तो मैं एकदम से ना थोड़ा सा खौफजदा हो गया। बहरहाल मैंने ऐसे अपने आप को थोड़ा सा कंसंट्रेशन डाइवर्ट करता रहा, मैं आगे पीछे होता रहा। और तो मैं अपने वॉल का अच्छा खासा एरिया है कि मुझे काफी बड़ी है नीचे बेसमेंट में, तो मैं अंदर चला गया। और उसके बाद इमरजेंसी लाइट जो कि जल जाती है, ऑन हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे मुझे समझ में ये चीज नहीं आ रही थी कि जैसे 2 या 3 मिनट में जनरेटर ऑन हो जाते हैं वो नहीं ऑन हो रहे थे और जो इमरजेंसी लाइट्स हैं वो ऑन नहीं हो रही थी। और फिर एकदम से जो बुक सेफ, हमारा जो बैंकों के जो बुक सेफ होते हैं उसके स्ट्रॉन्ग डोर होता है, मतलब कि बहुत ही कोई पुरानी ब्रिटिश कंपनी है जब के नाम से आते हैं, उसके मोटे मोटे दरवाजे होते हैं। तो वो एकदम से उसके ऊपर व्हील लगा होता, आयरन व्हील लगा होता है। सही। मतलब अगर आप अकेले जो है उसको बंद नहीं कर सकते, इसलिए इतनी जोर से उसको बंद किया कि बाकायदा पूरा मेरा जो बेसमेंट है ना उसकी आवाज से गूंज गया और लाइट गई हुई। तो फिर मेरी हालत जो है ना खराब होना शुरू। और फिर मैंने एकदम से मैंने उसको बस किसी तरीके से मेरे मुंह से लाहौल वाला कुव्वत अल्लाह अकबर करके तो चीख के जैसे भागा हूँ सीढ़ियों के ऊपर, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो एकदम से लाइट आ गया। अच्छा, जो मेरे 3 स्टाफ ऊपर थे, सिक्योरिटी गार्ड की जो एंट्री होती है वो नीचे नहीं है, तो नहीं आ सकते नीचे। तो वो जो 2-3 स्टाफ ऊपर बैठे हुए थे वो एकदम से बात हो गया है। तो उन्हें मिला बॉस क्या हो गया, सब खैरियत से। यार एक लाइट गई और 10 से 15 मिनट हो गए, जनरेटर स्टार्ट नहीं हो रहा और इमरजेंसी लाइट्स ऑन नहीं हो रही। बोले नहीं सर लाइट तो नहीं गई, लाइट तो जगह पर है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं आया। मैंने उसको बोला भाई तुम क्यों नहीं आए अभी तक? तुम तो बोले थे सर मैं आ रहा हूँ अभी नीचे। बोले सर मैं नीचे आया था तो आप मुझे नजर नहीं आया, मैं समझा शायद ऊपर है, मैं ऊपर चला गया वापस। मैं कहा नहीं यार मैं अंदर था और उधर लाइट चली गई थी, सबको जो इमरजेंसी लाइट नहीं हो रही थी और एक किसी ने दरवाजा की जोर से बंद किया है, स्ट्रॉन्ग डोर, कि पूरा बेसमेंट में आवाज गूंजी। तो बहरहाल फिर उन्होंने बोला सर मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए और ज्यादा रुकना चाहिए, अभी फिलहाल वो मुनासिब नहीं है।
फिर हमने अपना जो भी काम वगैरह था वो रैप अप किया और उसके बाद हम लोग चले गए वहाँ पे। बिल्डिंग के अंदर मेरे साथ जो है वो यही एक वाकया मेरे अपने पूरे करियर में जब तक मैं बैंक में रहा तो ये मेरे साथ आया। लेकिन ये कि फिर मैंने बहुत ज्यादा एहतियात करी, मतलब 7-8 बजे तक मैंने अपने स्टाफ को भी मना किया कि कभी हम ना नीचे जाए इस तरीके से। अच्छा मिनाज भाई, उस बिल्डिंग, वो जो बिल्डिंग है हेड ऑफिस है, वो तो शायद इतना कोई हॉन्टेड नहीं कह सकते, उससे कहीं ज्यादा हॉन्टेड जो है ना उसका ट्रेनिंग सेंटर है बाथ आइलैंड पे। वो बाथ आइलैंड पे है जी। वो उससे ज्यादा जो है ना वो हॉन्टेड है। एक्चुअली वो बैंक की हिस्ट्री भी ऐसे है कि वो बहुत पुराना बैंक है। अच्छा। उसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज है ना वो इनहेरिटेड है, लाइक मतलब वो जो एक अंग्रेजों के जमाने से चलती हुई आ रही है। तो ये अच्छा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके क्या कोई वाकयात है जो आपको पता है? उसमें इस तरीके का है कि एक मतलब हमारी एक ट्रेनिंग थी वहाँ पे। तो ट्रेनिंग कभी कभार ऐसी होती है कि ना कि पूरे दिन की होती है। अगर आप जो है 9 बजे जाते हैं तो 5-6 बज जाता है। तो उसमें हमारी एक ट्रेनर थी, उन्होंने हमें बोला कि जी जैसे हमारी होती है तो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग थी। सही। उन्होंने हमको फर्स्ट डे ही कुछ इंस्ट्रक्शन जो है हमें बोलने के, देखें जी आपने जो है यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द इंस्ट्रक्शंस। तो हमें लास्ट इंस्ट्रक्शन ये थी कि कोशिश करें कि आप शाम को 7 बजे से पहले आप ट्रेनिंग सेंटर छोड़ दें। और उन्होंने कुछ रूम्स बताए कि कोशिश करें कि आप यहाँ पे ना जाएं, अपनी क्लास लें और आप हाई टी करें और उसके बाद आप जा सकें। और स्ट्रिक्टली उन्होंने मना किया कि आप 7 बजे के बाद जो है ना आप इधर ट्रेनिंग सेंटर में ना मौजूद ही ना। और स्पेसिफिकली उस ट्रेनिंग सेंटर में एक रूम है जहाँ पे पियानो रखा हुआ है, पियानो रूम है। और वो पियानो जो है तकरीबन मगरिब के बाद खुद ही बजता है। अच्छा। खुद ही बजता है। वो गार्ड्स पूरे ट्रेनिंग सेंटर में सिर्फ 2 गार्ड्स हैं, वो वहाँ पर होते हैं। और उनको भी इंस्ट्रक्शंस ये दी गई, जो पानी का डिस्पेंसर वगैरह और एक बाथरूम है वो बाहर उनके लिए है, वो उसको यूज करते हैं। उनको मना किया गया कि आप जो है ना वो अंदर नहीं चले, कुछ भी हो जाए। हाँ, बाहर की सिक्योरिटी आप लोग आप देते हैं, लेकिन अंदर जाने की इजाजत उनको भी नहीं है पहले। और उसी ट्रेनिंग सेंटर एक्चुअली 2 प्रेमिसेस हैं उसी बैंक की, एक को यूटिलाइज की जा रही है, दूसरी को यूज नहीं कर पा रहा है बैंक। अच्छा, और उसी एक्चुअली 2 बंगलोज थे, कम से कम कुछ नहीं 2-2 हजार गज की प्रेमिसेस होंगी। एक के ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन करने की बहुत ज्यादा कोशिश कराई, लेकिन वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो उसको जो है ना कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं कर पाता। अब एक मरतबा हुआ इसी तरीके से कि एक कंस्ट्रक्टर को, मतलब जो ठेकेदार होते हैं उनको ठेका दिया था बैंक ने कि जी आप इस प्रेमिसेस को भी यूजफुल बनाए हमारे लिए, और हमारे ये इंटीरियर प्लान है, इस तरीके से आप उसको डिजाइन करें। और इसका एक बड़ा सा दरवाजा जो है ना हमारी अंदर प्रेमिसेस से ही निकाले। जैसे अगर कुछ स्टाफ आते हैं और वो अपनी पार्किंग करना चाह रहे हैं तो, और एक प्रेमिसेस से दूसरी प्रेमिसेस में जाना चाह रहे हैं, तो अंदर से ही एक रास्ता मौजूद है। तो बहरहाल उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि उन्होंने एक दरवाजा बना दिया। अच्छा, नॉर्मली दरवाजा जो बनता है उस तरीके से बनता है, ये 2 पिलर्स बनते हैं और 2 पिलर्स पे दरवाजे को इंस्टॉल किया जाता है। तो जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया था, जैसे जब भी कभी बैंक की किसी ब्रांच में, ऑफिस में, यूनिट में काम होता है, तो जहाँ पे 2 गार्ड होते हैं वहाँ पे 4 कर दिए जाते हैं। तो वहाँ पे भी कम से कम 2 गार्ड्स हो जाते हैं, 4 गार्ड्स थे। और उन्होंने बोला कि जब दिन रात काम करेंगे हम आपको जो है कम से कम 1 महीने के अंदर आपको पूरी प्रीमिसेस तैयार करके दे देंगे। सही। बहरहाल मेरे ख्याल से उस हफ्ते का 2-3 रात थी, उन्होंने दरवाजा वगैरह बनाया और पिलर्स खड़े किए, दरवाजा इंस्टॉल किया
और कुछ मजदूर अंदर काम कर रहे थे उस बिल्डिंग के अंदर, जैसे जो घिसाई होती है दीवारों की, कलर वगैरह और खुदाई वगैरह जो भी करते हैं वो लोग, तो उनमें से कोई 2 मजदूर थे, वो भागते हुए मारा गार्ड्स के पास। बोला भाई हम अंदर काम नहीं करेंगे। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? बोले कि यार हम लोग सीढ़ी लगा के काम कर रहे हैं तो सीढ़ी हमारी खींच देता है। क्या तरीके से? हेलो, आपकी आवाज बहुत खराब हो गई थी अचानक से। अभी आ रही है आवाज? बेहतर है, बोलिए। तो मतलब वो बोल रहे कि जी बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही है हमारे साथ, कोई हमें मारा भी, जैसे सीढ़ी घसीट रहा है, कोई हमारा रंग का डब्बा फेंक देता उठा के, तो हम काम नहीं कर सकते और आप ठेकेदार को मना कर देंगे। वो ये कह के वो चले गए वहां से। अच्छा, फिर उसके बाद जो सुबह हुई, जो ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज थे वो आए, तो उन्होंने देखा कि जी जो दरवाजा कम से कम 2 दिन पहले उन्होंने इंस्टॉल किया था, उस दरवाजे के 2 पिलर है ना, पूरा उन्होंने पक्का काम कर दिया है। उसमें से एक ब्लॉक जो है वो अभी भी ऐसे ही है, एक ब्लॉक, बीच का ब्लॉक, उसमें से किसी ने खिसका दिया। अच्छा। अरे किसी इंसान का काम नहीं हो सकता है। एक ब्लॉक मतलब ऊपर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक तकरीबन उन्होंने वो जो समंदरी पत्थर नहीं होता काट काट के इंस्टॉल करते, तो वो उन्होंने कोई तकरीबन 25-30 लगाए थे। 25-30 एक पिलर से, 25-30 एक पिलर से। तो लेफ्ट वाले पिलर के ऊपर जो तकरीबन 10वां या 15वां ब्लॉक तक किसी ने बकायदा खिसका दे, और पूरा वो पिलर वैसे ही है जैसे कि जो 20 का ब्लॉक था किसी ने वो खिसकाया हुआ बकायदा, वो वैसे ही है। तो बहरहाल फिर वो बैंक की मैनेजर ने उसको फिलहाल सील कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, फिलहाल आप उसको इस्तेमाल ना करें और ट्रेनिंग सेंटर पे महफूज हैं, और उसके अंदर भी जो इंस्ट्रक्शन है पास ऑन की एम्प्लॉइज को, या फिलहाल जरूरी हिदायत के ऊपर अमल करें। प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनके ऊपर आप हैं फॉलो करें। तो फिलहाल ये थी लास्ट मेरी आपसे बात हुई थी इस बैंक के हवाले से। मैं नहीं आपको थोड़ा सा डिटेल में 2-3 इंसिडेंट्स हैं मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बल्कि इत्तेफाक की बात है, देखिए जो आपने आज अभी अपना वाकया बताया, वो आया चंडीगढ़ रोड पर जो बैंक है जिसमें आप काम करते थे उसकी बेसमेंट का एक सिमिलर वाकया मेरे पास, सिमिलर ईमेल आई हुई है, और वो बता रही है इस ईमेल में सिंधी मुस्लिम जो हाउसिंग सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है उसमें वाकई एक बैंक की बेसमेंट का वाकया है। अब अपने शो में शामिल करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, थैंक यू। थैंक यू मनाज भाई। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसकी आज बर्थडे, तो आप अगर इसको विश कर दें तो ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये मेरे शो के अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन आप अपनी बहन को बोलें कि खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू। चलो जनाब, अब बढ़ते हैं एक ईमेल की तरफ, और ईमेल कुछ इस तरह है कि सलाम मिनहाज, प्लीज डोंट टेक माई नेम। द बिलो मेंशन्ड इंसिडेंट हैपेंड विद माई ब्रदर लास्ट ईयर जस्ट बिफोर रमजान। आई विल बी यूजिंग फेक नेम्स इन माई इंसिडेंट टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ माई ब्रदर एंड हिज कोलीग। वाकया कुछ यूं है कि मेरा भाई एक बैंक में एम्प्लॉय था लास्ट ईयर, और उस बैंक की एक ब्रांच जो कराची में सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में है, उसके बेसमेंट में ऑपरेशंस क्लोज कर दिए गए थे। जब ऑपरेशंस बंद किए जाते हैं तो उस बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस से 2-3 एम्प्लॉयज जाते हैं फॉर वेरिफिकेशन। मेरे भाई की ब्रांच से वो और उसका कुलीग है अहमद को चूज किया गया कि वो जाएं सिंधी मुस्लिम वाली ब्रांच में और वेरीफाई करके आए। तो वो दोनों पहुंचे सिंधी मुस्लिम ब्रांच में, और उस ब्रांच का मैनेजर
ना उनको बोला ना, और उस ब्रांच के मैनेजर ने उनको बोला कि तुम दोनों वेट करो, 2 और ब्रांचेस से लोग आ रहे हैं, फिर साथ नीचे चलते हैं। और वो अपने चैम्बर में चला गया। खैर, मेरे भाई के साथ जो कुलीग था उसने कहा कि हमारे अपने काम भी रुके हुए हैं ब्रांच में, हम दोनों चले जाते हैं नीचे, कोई ना कोई होगा, जल्दी से साइन वगैरह करके निकलते हैं। तो वो दोनों स्टेयर्स से चले गए बेसमेंट, और किसी ने ना उनको नोटिस किया ना ही देखा। वो जैसे ही बेसमेंट में गए तो काफी बड़ी बेसमेंट थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ ऑपोजिट एंड के कॉर्नर में एक डेस्क थी और उस डेस्क के ऊपर एक हैंगिंग लाइट, और वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसका चेहरा वॉल की तरफ था। तो इन दोनों ने बोला कि शायद ये आयशा है, हेड ऑफिस से इनसे ही पूछ लेते हैं कि कहां साइन वगैरह करना है। तो मेरा भाई और कुलीग बातें करते करते उस तरफ पहुंचे तो देखा कोई लड़की नहीं वहां पे, और वो डेस्क पे पेपर्स वगैरह देखने लग गए। तो उनको एक खौफनाक आवाज आई पीछे से, जैसे कोई गुस्से में गुर्रा रहा है। जब पीछे मुड़ के देखा तो एक औरत जिसने लाल रंग का लिबास पहना हुआ था खड़ी थी, और उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। उसकी एक आंख उसके मुंह तक लटकी हुई थी और पूरा चेहरा खून में कवर्ड था। मेरे भाई का कुलीग उसी वक्त नीचे गिर गया और भाई को पकड़ लिया, कहने लगा मुझे यहां से ले चलो। मेरा भाई जो कि कुरान की तिलावत करता रहता है, वो उस वक्त आयतुल कुर्सी भी भूल गया और वो मखलूक बस उन दोनों को देखे जा रही थी और अजीब खौफनाक आवाज निकाल रही थी। मेरे भाई ने अपने कुलीग को बोला, आंखें बंद करो, उठो और कलमा पढ़ते रहो। वो उठा और मेरे भाई ने उसको हाथ पकड़ा, आंखें बंद की, जो दिमाग में आया वो पढ़ते पढ़ते दोनों स्टेयर्स की डायरेक्शन में चलने लगे। कहते हैं जैसे फील हुआ कि हम स्टेयर्स की तरफ आ गए तो आंखें खोली और भाग के ऊपर गए। हिम्मत की, पीछे मुड़ के देखा तो वो मखलूक वहीं पर थी, हमें देख रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब वो ऊपर आए और सब ने उनको देखा तो मैनेजर साहब भी आ गए। ये सब उनको बताया तो उन्होंने कहा, आपको जब मना किया गया था नीचे जाने से तो आप क्यों गए? किसी वजह से ही मना किया था, किससे पूछ के गए? यही वजह है कि हम अपने बेसमेंट में ऑपरेशंस वाइंड अप कर रहे हैं। खैर, वो दोनों ब्रांच से निकले, सामने ही कोई मस्जिद नजर आई, वहां ही गए, नमाज पढ़ी और वहां के इमाम साहब को बताया सारा वाकया। उन्होंने कोई पढ़ाई की दोनों पे और फिर दोनों वापस आ गए अपनी ब्रांच। जब कुछ दिन बाद थोड़ी तफ्तीश की तो पता चला उस ब्रांच में जब स्टाफ चला जाता था तो रात को खुद ही अलार्म बजना शुरू हो जाता है। कभी कभी सुबह जब ब्रांच खुलती तो सारा सामान इधर उधर होता है, यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे में भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं आती। और उनको किसी ने ये बोला कि जब ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो इस बिल्डिंग की बेसमेंट में किसी खातून के साथ किसी वर्कर ने ज्यादती की और कत्ल करके लाश बेसमेंट में ही छोड़कर भाग गए थे। जब स्मेल आने लगी कुछ दिन बाद तो पता चला सबको। वो दिन है और आज तक का दिन है। इस बेसमेंट में कोई भी नहीं टिक पाता और जो कोई भी उस बेसमेंट में गया उसने वही औरत देखी, वैसे ही चेहरा देखा और वैसे ही आवाजें सुनी।
खैर जनाब, ये तो 2 सिमिलर वाकयात हो गए जो कि हमारे कॉलर ने भी अपने साथ हुआ बताया, बेसमेंट से रिलेटेड, और ये जो हमें ईमेल आई हुई थी जिसका नाम तो हम शामिल नहीं कर सकते। खैर, जिस बैंक की ये बात कर रही हैं, शायद मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, क्योंकि 200 करोड़ दफा मैं बता चुका हूं कि वो उस इलाके को मैं आंखें बंद करके भी मुझे गली गली का पता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जिस बैंक की आप बात कर रहे हैं वो सिंधी मुस्लिम पे 3-4 बैंक ही हैं। एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 इतनी है। खैर, सलाम मिनहाज, मेरा नाम मेंशन मत कीजिएगा। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आपसे अपने यह एक्सपीरियंस शेयर करूं, मगर हर बार इस ख्याल से बदल देती थी कि ये सोचकर कि सब ने एज यूजुअल मजाक उड़ाना है। खैर, ये वाकया तब का है जब आई वॉज 10 years old। हम बफर जोन में रेंट पे 2nd फ्लोर पे रहते थे। मेरी वालदा और हम 3 बहन भाई घर में अक्सर रात में अकेले होते थे। एज यूजुअल मेरे फादर रात की शिफ्ट करते थे। हमारे किचन से 2 वॉशरूम्स अटैच थे और वहां लाउंज और बेडरूम दोनों के गेट खुलते थे। मैंने अपनी मदर को काफी बार वहां ये कहते सुना था कि आप जो भी हैं हमें परेशान मत करें, हम कुछ वक्त के बाद यहां से चले जाएंगे। मगर मैं तब बहुत छोटी थी, मुझे समझ कुछ नहीं आता था। एक बार दोपहर के टाइम में मेरी वालदा ने मुझे कहा कि किचन से फुप्पो के लिए पानी लाओ। उस वक्त मेरी फुप्पो घर पे हिफाजती तावीज बना रही थी, जैसे बच्चों को पहना दिया जाता है, वो हमारे लिए बना रही थी। मैं आराम से किचन तक गई और जब वापस लाउंज के गेट से आई तो मेरी नजर बेडरूम के गेट पे पड़ी जो उसी साइड पे खुलता था। वहां पर मैंने एक काला साया देखा जिसका सर तकरीबन दरवाजे से भी ऊपर था। मुझे पहले कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या है, मगर वो साया सिर्फ मुझे और मैं उसे देख रही थी। कुछ ही सेकंड्स में जैसे मेरा दिमाग जागा, मैं वहां से भाग के अम्मी के पास आई। उन्होंने परेशान होकर पूछा, मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्होंने बात इग्नोर कर दी। उसी दिन फुप्पो ने घर पे स्टे करने का इरादा कर लिया। मैं और मेरी बहन फुप्पो के साथ लाउंज में और मेरी वालदा मेरे छोटे भाई के साथ उसी बेडरूम में सो रही थी। रात में फुप्पो मुझे नींद से जगा के पूछती हैं कि क्या अब्बू आ गए ऑफिस से तुम्हारे? मैंने कहा नहीं, वो सुबह आएंगे। उन्होंने अंधेरे में पर्दे की तरफ इशारा करके कहा, तो फिर ये कौन है? जब मैंने देखा तो वही लंबा कद था और वही काला साया पर्दे के पीछे से मैंने गुजरते देखा। मैंने फौरन कहा, पप्पो ये वो ही है जो मैंने दोपहर में देखा था। तो पप्पो ने फौरन कह दिया कि कुछ नहीं है, सो जाओ, और मेरी आंखें बंद करके सुला दिया। मैं उस एज पे जिन्नात वगैरह का कुछ पता नहीं था, मगर इतना जरूर समझ आ गया था कि इस चीज से डर लगता है। कुछ दिन बाद मैं किचन में अम्मी के साथ काम कर रही थी तो मैंने फिर देखा कि अब हमारे बेडरूम के गेट पे कोई आदमी खड़ा है जिसकी कमर हमारी तरफ है। उसका जिस्म पूरा काला था। उस वक्त घर की लाइट गई हुई थी, हमने कैंडल्स जलाई हुई थी। उसकी थोड़ी रोशनी में मुझे इतना दिखा कि उस आदमी का ऊपर पार्ट बहुत भारी है, मोटा है, मगर उसकी टांगें बहुत पतली पतली सी हैं। मैंने अम्मी को फौरन बोला कि देखें ये कौन है। वो हमसे बस 10-12 कदम के फासले पे था। मेरी अम्मी ने जैसे देखा उन्होंने चीखें मारी और मुझे अपने करीब कर लिया और फौरन नादे अली पढ़ना शुरू कर दी। उसके बाद नहीं देखा, मैं उसके बाद नहीं देख पाई। अम्मी ने आंखें मेरी बंद कर दी थी। आखिरी वाकया हमारे साथ ये हुआ कि एक रात हम सब बेडरूम में सो रहे थे। इस दफा वालिद साहब भी साथ थे कि मेरी अचानक आंख खुली।
और मैंने अपनी ही बहन के बराबर में एक काली बिल्ली को बैठा देखा। मेरे चिल्लाने पे सब उठ गए, जिसपे अब्बू ने डर कर फौरन उसकी तरफ अपनी चप्पल फेंक के भगाना चाहा, मगर वो हम सबकी आंखों के सामने ही गायब हो गई। तब अम्मी की बात पे अब्बू को यकीन आया और हमने वो घर छोड़ दिया। वहां अब हमारे कजिन्स रहते हैं, हम अक्सर उनके घर जाते हैं, मगर उनका कहना यह है कि ये बात नहीं कि उनके साथ कभी ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। ये बात आज तक समझ नहीं आई कि उसी घर में जब हम रहते थे तो ये वाकयात होते थे। अब जब हमारे कजिन रहते हैं तो उनके साथ नहीं होते। बिल्कुल जनाब, ऐसा अक्सर होता है। बड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस करके देखें आप 3 अनजान लोगों को एक अंधेरे वाले कमरे में बिठाएं और तीनों को कुछ ना बताएं, और फिर उन तीनों से पूछें कि आपको इस कमरे में बैठ के कैसा लग रहा है। तो 99% चांस है कि किसी एक को डर लगेगा और बाकी 2 बड़े नॉर्मल होंगे। इन सारे सिनेरियो में जहां पे जिन्नात और ये एनर्जी या इविल या जो भी स्पिरिट्स, गोस्ट, वहां पे आपका दिमाग भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, ब्रेन। क्योंकि कुछ चीजों में आपका दिमाग ज्यादा तेज चल रहा होता है, ज्यादा चीजें सोच रहा होता है एज कंपेयर टू जो आप देख रहे हो। और बहुत दफा ऐसा होता है जो आप देख रहे होते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा स्लो आपका दिमाग चल रहा होता है। खैर, आप लोग अगर हमें कॉल करना चाहते हैं तो 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676 पे हमें कॉल कर सकते हैं। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने, देखते हैं लास्ट कॉलर है या सेकंड लास्ट कॉलर है। लेट्स सी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी मिराज भाई, मैंने कॉल की थी, कॉल कट गई। आई एम सो सॉरी, वो असल में एक गलत बटन दबा दिया था, वो सब चीजें। नहीं कोई बात नहीं जी। कौन बात कर रहे हैं जी? मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे अपना वाकया शेयर करना है। आपका नाम एस से शुरू होता है मुझे लग रहा है। जी बताने वाले थे आप, क्यों नहीं बता रहे नाम? बस कोई रीजन है इस वजह से। अच्छा, चलें बताइए, कहाँ रहते, कहाँ ये तो बता दें। जी, मैं नॉर्थ अहमदाबाद में रहता हूँ। सही है, बताइए। जी, एक्चुअली मुझे उस हवाले से बताना था, वो जो बैंक है जिसकी अभी कॉल भी आई थी एक बंदे की, तो मुझे बताना ये था कि मैं स्टिल अभी भी उस बैंक में काम करता हूँ। अच्छा। और जी, हमारी एक्चुअली होती है कि शिफ्टिंग वाइज जॉब होती है, तो हमारी उस दिन नाइट शिफ्ट थी। तो अच्छा, उससे अच्छा हुआ ये कि अभी जो हमारा फर्स्ट और सेकंड फ्लोर क्लोज था, तो सेकंड फ्लोर हमारा ओपन किया उन्होंने। कुछ स्पेस की वजह से स्पेस कम था, तो हुआ ये कि उधर कुछ वॉशरूम्स थे, 4-5 वॉशरूम्स होंगे, तो उसमें 2-3 वॉशरूम्स आई थिंक खुले हुए थे, वो बने नहीं थे प्रॉपर। तो 2 बने हुए थे जिसमें गेट लगाए प्रॉपर वॉशरूम थे। तो उधर इनने एक नया गार्ड रखा था उस फ्लोर पे। ऑब्वियसली जब ऊपर वाले गार्ड तो ऊपर की ड्यूटी देंगे और नीचे वाले गार्ड्स को, मतलब नीचे नया गार्ड रखा था। तो हुआ ये था, मेरा एक कुलीग है मेरा था, वो खैर अब उसने छोड़ दिया उसी वाकये के बाद। तो वो जब वॉशरूम गया और गार्ड वॉशरूम गया, तो उन्होंने देखा कि गेट क्लोज है ना वॉशरूम के,
तो काफी देर उन्होंने इंतजार करा और फिर उन्होंने, हो सकता है वो गया होगा, तो अचानक कुंडी खुलने की आवाज आई और वो वॉशरूम खुला। जब उन्होंने अंदर देखा तो जो कोई भी नहीं था। उस वक्त वो भागे और जब मेरा कोलीग आया तो उसकी हालत, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि क्या हालत हो रही थी उसकी। और वो गार्ड नेक्स्ट डे ही रिजाइन करके चला गया और वो मेरा दोस्त भी खैर 10-15 दिन रुका होगा और उसने भी रिजाइन कर दिया। तो उसने बताया नहीं कि क्या देखा ऐसा? मतलब कुछ देखा नहीं उसने, लेकिन काफी देर वो खड़े रहे। वो वॉशरूम भी इस तरह, मतलब 1-2 लाइट्स लगी थी, बाकी अंधेरा था। तो वैसे ही उसने सुना हुआ था कि इस फ्लोर पे है कुछ। वो काफी अरसे बाद ओपन हुआ है। आई थिंक मुझे वहाँ पे 4-5 साल हो गए जॉब करते हुए, तो 4-5 साल से भी वो पहले से बंद था वो। और आप अभी तक उधर जॉब कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो आपको कैसे मालूम ये वही बैंक है जिसके बारे में उन साहब ने बात की है? एक्चुअली वो मुझे जिस तरह से बता रहे हैं कि ये फ्लोर है, और उससे पहले भी मैंने सुना है, आपके शो में ही वाकया सुना है इसका, तो मुझे पता है कि होता है कि अच्छा, जब हमारा फ्लोर 4th फ्लोर पे था, जब भी हम लेट सीटिंग करते थे रात में, तो इवन हमारे डिपार्ट के बाहर जो कॉरिडोर है उधर पूरा अंधेरा होता था। हम लोग वॉशरूम तक नहीं जाते थे रात में, और ना कुछ खाते पीते थे कि हमें वॉशरूम जाने की जरूरत पड़े। नहीं, तो ये आपके जो मैनेजर्स हैं दौड़ने की, मतलब हमें दिखता था कि कोई भागता हुआ गया, और हम कभी गेट खोल के बाहर नहीं जाते थे। मैं कह रहा हूँ कि आपके जो सीनियर्स हैं उनको ये बातें पता है? एग्जैक्टली सबको पता है। तो सब यही कहते हैं कि रात में रुको तो होशियार रहना, मतलब कोई गलती मत करना। तो उनसे बोले रात में रुकें क्यों जब इतने हालात खराब है? दूसरी बिल्डिंग काम इस तरह का है ना हमारा। नहीं तो मतलब दूसरी बिल्डिंग कर लें, कोई और घर, अपार्टमेंट। कितने लोग होंगे आपके डिपार्टमेंट में जो रात में रुकते होंगे? रात में जो रुकते हैं वो 3 से 4 होंगे। 3 से 4? तो बैंक तो माशाल्लाह से इतना कमाता है, 3-4 लोगों के लिए 1-2 कमरे तो ऐसी है। मतलब बैंक तो क्लोज हो जाता है 5 बजे 5:30 बजे, लेकिन जो इस बाकी स्टाफ है जिनकी मतलब शिफ्टिंग वाइज ड्यूटी है जैसे हमारी, तो उसको फिर रुकना पड़ता है रात में। आपके साथ कभी कोई चीज होती रहती है शिफ्ट, आपके साथ कभी वाकया नहीं हुआ? कभी किसी और की लगती है शिफ्ट। लेकिन आपके साथ कभी वाकया नहीं हुआ? हमारे साथ वही मैं बता रहा हूँ, जब हमारा 4th फ्लोर गया था तो इवन हमने दौड़ते हुए देखा उस कॉरिडोर में किसी को, लेकिन फिर हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उसको बाहर जाके देखेंगे कौन है, क्योंकि वो पूरे कॉरिडोर में एक लाइट थी, 1-2 लाइटें नहीं जलती थी, लेकिन वो भी बंद हो गई थी। अच्छा सुने, अब आपका एक मैं वो लगा रहा हूँ जिम्मेदारी। जी, आप जो ना मुझे इस बिल्डिंग की तस्वीरें भेजेंगे। मैं तस्वीर भेज देना, मेरे पास सारी आप मुझे सारी डिटेल दे देगा। मैं उसको जो है ना बिल्कुल पब्लिक नहीं करूंगा, ना मैं उसको रेडियो पे डिस्कस करूंगा, ना बैंक। ठीक है मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन जितनी हो सके ना, और जी बिल्कुल मैं भेज दूंगा। बाकी लोगों से भी जो भी बाकी लोगों के साथ वाकया तो उनसे पूछेगा कि ऐसा क्या हुआ। सही है, चलिए अपना ख्याल और अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, प्रोग्राम को खत्म होने में 5-6 मिनट बाकी हैं। एक आखिरी ईमेल शामिल करते हैं। मेरा नाम हबीबा है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं आपसे अपना एक वाकया शेयर करना चाहूंगी। ये 2016 की बात है, जब मैं सियालकोट में एक हॉस्टल में रहती थी जो पसरूर रोड पर था। ये हॉस्टल हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ही है जहां हम पढ़ते थे। हमारा 2nd बैच था जब ये हॉस्टल बना था। इसको बने हुए अभी 1 साल हुआ था, बट हमारी यूनिवर्सिटी एक सुनसान जगह पर है जिसके हर तरफ खेत ही खेत हैं। रात के वक्त खामोशी हो जाती है। मेरा कमरा 1st फ्लोर पे था। हर कमरे में 2 लड़कियां होती थीं। मेरी रूममेट घर गई हुई थी। मैं अपने रूम में सो रही थी।
मुकम्मल अंधेरे में अचानक मेरी आंख खुल गई और सामने मेरे एक औरत खड़ी हुई थी जो मेरी तरफ देखकर हंस रही थी और अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ा रही थी कि गला दबाने के लिए। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो वो चीख मार के विंडो से बाहर भाग गई। हालांकि खिड़की बंद थी और फर्स्ट फ्लोर पे थी, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत हाइट भी थी कमरे की। मैंने फौरन लाइट जलाई और मेरी अलमारी जो लोहे की बनी हुई थी बंद थी, लेकिन खुद ब खुद खुल गई, जैसे किसी ने गुस्से से खोली हो, और उसमें तय हुए हुए कपड़े सारे जमीन पर गिर गए। मैं बहुत डर गई। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक रात मैं पानी लेने नीचे गई ग्राउंड फ्लोर पे। वापस आ रही थी तो मुझे कॉरिडोर में सामने खिड़की में मेरे साथ एक औरत चलती हुई दिखाई दी। मैंने मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं। कभी सेकंड फ्लोर पर हमारे जूनियर्स को भी हंसने की, कभी कभी भागने की आवाजें आती हैं। अब डिग्री कंप्लीट हो गई है और मैंने हॉस्टल छोड़ दिया है, लेकिन वहां हमारे टीचर्स के साथ कुछ न कुछ होता रहता है। एक दिन मैं उसी हॉस्टल में अपने रूम में बैठी हुई थी। तो मुझे भूख लगी। मैंने अपनी दोस्त को बोला, जिसके साथ हम आप रूम शेयर कर रहे थे, कि चलो खाने का टाइम हो गया, खाना खाने चलते हैं। जो मेरी रूममेट थी वो मेरे कमरे के गेट पे खड़ी हुई अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी और सिर्फ मुझे देखे जा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने उसको एक दफा नहीं कई दफा बड़े प्यार से अंदाज में बोला कि जाओ जल्दी से तैयार हो, लेकिन वो वहीं खड़ी रही। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने गुस्से में उसको बोला कि जल्दी से जाओ, अपने कमरे में तैयार हो और हम नीचे चलते हैं खाना खाने। ये कह के मैं उठ के वॉशरूम चली गई और मेरी ही आंखों के सामने वो मेरी रूममेट घूम के अपने कमरे चली गई। अभी मैं वॉशरूम से तैयार होकर निकली और बाहर लाउंज के एरिया में गई तो मैंने अपनी ही उस दोस्त को देखा जिसके हाथ में एक प्लेट थी और उसके अंदर कुछ खाना था। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि जिसकी वजह से मैं इंतजार करती रही, उसने मेरा एक सेकंड भी इंतजार न किया और मैंने फटक करके उसको डांटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक तो वो सुनती रही। उसके बाद उसको अजीब सा लगा। उसने कहा, तुम क्या कह रही हो? तो हबीबा कहती हैं कि मैं इतनी देर से तुम्हें कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है, मुझे जाना है, तुम जा नहीं रही थी, और अब देखो मैं 2 सेकंड के लिए वॉशरूम क्या गई तैयार होने, तुम खाना लेके ऊपर आके खाना भी खाने लग गई, मेरा इंतजार भी नहीं किया। कहती 1 सेकंड, मैं तो कमरे में मौजूद थी ही नहीं, मैं तो जब से नीचे थी, मैं तो उल्टा तुम्हें बुलाने आई थी कि तुम खाना खाने नीचे आ जाओ। इस तरह के और भी कई सारे वाकयात हमारे इस हॉस्टल में होते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो किसी और वक्त सारे वाकयात आपसे शेयर करूंगी।
शो में आखिरी ईमेल शामिल करते हैं और उसके बाद आगे लोगों से इजाजत चाहेंगे। MBA करने के बाद मेरी एक कंपनी में जॉब हुई और 2010 में उनकी तरफ से यूरोपियन कंट्री इटली जाने का इत्तेफाक हुआ। रोमन एम्पायर के लोगों की हिस्ट्री बहुत पुरानी है जो कि मैं जानता था। ये आज का जदीद इटालियंस हैं, इनके बारे में काफी पढ़ चुका हूं। हमारे साहबा कराम ने अपने दौर में रोमन से काफी जंगें लड़ी हैं, जिनमें ग़ज़वा यरमूक में इन लोगों को इबरतनाक शिकस्त दी थी। रोमन्स दुनिया की अय्याश और गलीज तरीन कौमों में से एक है और ये मुझे वहां जाकर अंदाजा भी हो गया। खैर, मैं इटली के शहर फ्लोरेंस पहुंचा जो कि वहां रोमन आर्ट और कल्चर का बड़ा मरकज समझा जाता है। सख्त सर्दियों के दिन थे। उधर 3 स्टार होटल में हम लोगों ने स्टे किया। वहां रोज रात को डिनर के बाद डांस और म्यूजिक से भरपूर एक महफिल होती जिसमें हर तरह की अय्याशियां होती थीं। मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग दीन से काफी करीब हैं और नमाज की पाबंद भी है। हम लोग तो डिनर के फौरन बाद अपने अपने रूम्स में दुबक जाते थे। मैं हमेशा अपने साथ एक जानमाज रखता था और इंटरनेशनल टूर्स पे उसको साथ लेकर जाता हूं। मेरा रूम देखने से ताल्लुक रखता था जहां जरूरत की हर चीज मौजूद थी। 2 दिन तो मेरे आराम से गुजरे। तीसरे दिन रात को डिनर करने के बाद मैं अपने रूम में आया और इशा की नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर जैसे ही मैं जायनमाज लपेट कर रहा था, मेरी नजर सामने कॉरिडोर पर पड़ी जहां एक हल्का सा पर्दा पड़ा रहता था। उसके पीछे एक बिल्कुल बरहना लड़की खड़ी थी जिसकी कमर मेरी तरफ थी। उसने गर्दन घुमा के मुझे देखा। मैं इस गैर मुतवक्के चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम, और डर के पीछे गिर गया। बेड का कोना हल्का सा मेरे सर पे लगा। मैं सर सिलाता हुआ उठा। हवास काबू में आए तो देखा वहां कोई नहीं। मेरा वहम था? नहीं, ऐसा कैसे? मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मैंने खुद देखा है। मैं डरते डरते कॉरिडोर गया, पर्दा हटाया, वहां कोई नहीं था। मैं वापस आ गया। इस तरह किसी लड़की का इस हालत में होना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने दोस्त को एक्सटेंशन पर कॉल करके उसको अपने रूम में बुलाया। उसको यकीन न आया और मुझे वहम की नसीहतें करने लगा। बोलता, कहीं तुमने यहाँ की मशहूर ब्रांडेड शराब तो नहीं पी ली है? इस पर मैं उससे लड़ गया। खैर, बात आई गई हो गई। अगले दिन मैं रात को सो रहा था। किसी पहर मेरी आंख खुली और मैंने करवट लेकर कॉरिडोर पर नजर डाली तो वहां हल्की सी नीली रोशनी थी जहां वो लड़की बैठी अपने बाल संवार रही थी। मेरा हलक बिल्कुल खुश्क और नींद तो ऐसे भागी जैसे मैं लाइफ में कभी सोया ही नहीं था। उसको शायद अपनी छठी इससे एहसास हो गया कि मैं जाग चुका हूं। उसने बिना गर्दन घुमाए मुझे देखे बगैर ही हल्के से कहा, डोरमायर। ये इटालियन जबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है सो जाओ। मैं कहां सोने वाला था। मैं आयतुल कुर्सी का विर्द करता हुआ उठा और पागलों की तरह रूम से नीचे भागा। रिसेप्शन पर बंदा मौजूद था, उसको सब बताया और बोला कि ये क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने, लड़की को मेरे रूम में घुसा देते हैं, इस हालत में पागल हैं कि आप लोग। वो मुसलसल इनकार करता रहा। मेरे साथ रूम तक गया और चेक किया अच्छी तरह, वहां कोई नहीं था। बोलता, सर कीज आपके पास होती हैं और हम लोग गेस्ट के बिना इजाजत रूम में जाते नहीं, तो कैसे मुमकिन है कोई आपके रूम में आया हो। मेरे ग्रुप के सारे दोस्त भी जमा हो गए थे। आखिर होटल मैनेजर आया और हमें अलग रूम में लेकर गया। वहां उसने बताया कि काफी लोगों ने पैरानॉर्मल चीजें इस होटल में एक्सपीरियंस की हैं, मगर सब होटल में ऐसा नहीं है। मैं आपका रूम बदल देता हूं, मगर मैं अब वहां रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिर मेरे दोस्त ने मुझे
कायल कर लिया कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में स्टे कर लेना। जब हम लोग वहां से वापस जा रहे थे तो मैं वहां के एक बुजुर्ग शहरी से मिला, जिसने बताया कि जिस रूम में तुम ठहरे हुए थे वहां आज से 20 साल पहले कुछ लोग पार्टी करने आए थे, जिन्होंने रात भर शराब पीकर मौज मस्ती की और फिर अपनी ही एक मेंबर लड़की के साथ जबरदस्ती की और उसका कत्ल कर दिया। तब से वो लड़की वहां भटकती है, उधर स्टे करने वाले लोगों को डराती है, जो उसका बरहना जिस्म देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनका तो हार्ट फेल हो जाता है, बट समझ नहीं आता कि तुमसे इतना दूर क्यों हो रही थी, पर्दे के पीछे ही रही, तुम्हारे रूम में तुम्हारे पास क्यों नहीं आई, और तुमसे तो बोला भी उसने। ये काफी हैरानकुन बात है। मुझे ये सुनकर उस लड़की से हमदर्दी हुई, मगर मैं ये उलझन बिल्कुल भी सुलझाने में नहीं चाहता था। गंदे मेरे लोग रात रात भर शराब पीकर हरकतें करते, मैं बस निकलना चाहता था। कोई मेरी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं था। मैंने भी ठान ली थी कि जहन्नुम में जाएं सब, ना करें यकीन, मेरा क्या। वापसी पर अपनी मस्जिद के इमाम साहब को यह वाकया बताया। उन्होंने ये कहा कि तुम नमाज के पाबंद आदमी थे, उस कमरे में नमाज पढ़ते जहां शायद ही नमाज किसी ने पढ़ी हो, इसलिए वो लड़की उस पर्दे से बाहर ना आ सकी और तुम्हें कदर की निगाह से देखती थी, इसीलिए तुम्हें कुछ कहा भी नहीं और तुम्हारी आंख खुलने पर तुम्हारा दोबारा सो जाने को कहा, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो होटल वाकई हॉन्टेड था। ये वाकया मैं कभी भूल नहीं सकता। खैर जनाब, एक सेकंड के लिए तसव्वुर कीजिए कि जिस कमरे में बैठ के आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिस जगह पे आप अभी लेटे हुए हैं, आप नजर उठाएं तो उस पर्दे के पीछे आपको भी कुछ ऐसा ही महसूस हो कि कोई खड़ा होकर आपको देख रहा है। हालांकि अजीब बात यह है कि आप तो किसी को देख नहीं सकते, लेकिन शायद वही चीज आपको देख सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। अंटिल देन, खुदा हाफिज।